नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों की सूची अटकी है। अब तक 5 प्रत्याशियों के नाम का ही ऐलान हुआ है। 6 प्रत्याशियों के नामों पर अटकलों का दौर जारी है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में छत्तीसगढ़ से कोई नाम नहीं है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव की टिकट अटकी पड़ी है। महासमुंद और कोरबा पर भी अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में लगातार देरी कर रही है और छत्तीसगढ़ में फिलहाल 5 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद मामला ठंडा पड़ा हुआ है। 6 प्रत्याशियों के नामों पर अटकलों का दौर अभी तक जारी। तो लोकसभा चुनाव मुहाने पर है। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। 5 प्रत्याशियों के नाम का ही ऐलान हुआ है, जबकि कांग्रेस इस पर लीड कर रही। तो कांग्रेस ने अब तक 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसके मुकाबले बीजेपी ने सिर्फ 5 प्रत्याशियों का ही ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों को लेकर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि देश भर में कांग्रेस की बची हुई सीटों पर कोशिश है कि महिला प्रत्याशी उतारे जाए। भाजपा के द्वारा कांग्रेस को महिला विरोधी कहे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधानसभा में सर्वाधिक महिला कांग्रेस से जीती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को तो अपने साथियों पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए लालकृष्ण आडवाणी और रमेश बैस की टिकट काट दी। उन्होंने कहा कि RSS महिला विरोधी संगठन है। जल्द ही बची सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ज़्यादा विधानसभा में हमारे महिला सदस्य हैं। यहाँ तक कि लोकसभा की बात है, उनको तो अपने साथियों पर विश्वास नहीं, न आडवाणी पे विश्वास है, न रमेश बैस पे विश्वास है, न विष्णुदेव साय पे विश्वास है। छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने आज रैली की शक्ल में पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। साथ ही इस मौके पर एक छोटी सी सभा भी हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बीरेश ठाकुर की नामांकन रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांकेर लोकसभा में बीरेश ठाकुर के सामने बीजेपी ने इस बार विक्रम उसेंडी की टिकट काटकर उनकी जगह मोहन मंडावी को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस को अब लोकसभा में भी बड़ी जीत का भरोसा है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने हर एक सीट पर फोकस करना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले सभी 11 सीटों पर जीत का दावा करती हुई कांग्रेस रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ आम सभा करने जा रही है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर पहुंचे, जहां उन्होंने 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के साथ चुनावी रैली का आगाज किया। साथ ही पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील भी की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में 3/4 से मिली जीत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 60 दिनों की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इस समय एनडीए की नहीं बल्कि यूपीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी कराया गया है। उन्होंने सारे चौकीदार बदल दिए हैं। चौकीदारों पे अपने विश्वास नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की स्थिति है, भारी गुटबाजी है और भारी असंतोष है। सर, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कितने सीट जीतेगी? सभी 11 सीट हम जीतने का प्रयास करेंगे। चुनावी रण में उतरने से पहले हर एक प्रत्याशी भगवान के शरण में पहुंच रहा है। कल रात कांग्रेस ने 4 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इनमें से 3 प्रत्याशी आज सुबह होते ही भगवान के शरण में पहुंचे और मंदिर में मत्था टेककर अपनी जीत की कामना की। पहली तस्वीर बिलासपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए अटल श्रीवास्तव की है, जो टिकट मिलने की खबर मिलने के बाद तुरंत बाद रतनपुर स्थित मां महामाया के मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की और यहीं से चुनाव अभियान का भी आगाज कर दिया। इसी तरह राजनांदगांव लोकसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार के विधायक रहे भोलाराम साहू भी आज सुबह डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी जीत की दुआ मांगी। विशेष पूजा अर्चना के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद उनके साथ है। कांग्रेस से रायपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद मेयर प्रमोद दुबे ने रायपुर के ब्राह्मणपारा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेश की राजधानी से टिकट मिलने पर प्रमोद दुबे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आलाकमान का आभार भी जताया। इस मौके पर प्रमोद दुबे ने हनुमान जी को अपना गॉड फादर बताया।
तो चुनावी रण से पहले भगवान के शरण में ये नेता पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी है कांग्रेस ने ये 4 नाम जो घोषित किए थे, उसमें से 3 जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों में मत्था टेकने पहुंचे। तो इधर भाजपा ने छत्तीसगढ़ में वर्तमान सांसदों को टिकट नहीं देने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर रायपुर सांसद रमेश बैस ने सोशल मीडिया पर अपना मत व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके पार्टी छोड़ने जैसी खबरें अफवाह हैं, ये भाजपा को कमजोर करने की साजिश है। बैस ने कहा कि 7 बार सांसद चुने जाने के कारण लोकसभा के लोगों से उनका पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए टिकट कटने के मुद्दे पर समर्थकों का रोष स्वाभाविक है। बैस ने कहा है कि उनका पूरा जीवन भाजपा और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के लिए समर्पित है। अगर भाजपा के साथ नहीं जुड़ा होते तो शायद ही इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन हो पाता। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनावों के महासमर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए महाशक्तिशाली भारत की निर्माण की बेला है। बैस ने लिखा कि वो शुभचिंतकों से निवेदन करते हैं कि इस महासमर की बेला में आपसी सारे मतभेद में डालकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने हेतु पूर्ण रूप से जुट जाएं। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में टिकट को लेकर जहां घमासान मचा हुआ है, अटकलों का दौर जारी। इस बीच जो वरिष्ठ सांसद है रमेश बैस, उनकी ये प्रतिक्रिया है वो अपने आप में सियासी मायनों में कुछ अलग ही हलचल पैदा करती है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार न्यूज रूम से जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, पहले रमेश बैस इस बात को सुनते हैं कि सांसदों का टिकट कटने वाला है, एक साथ सारे सांसद उनके घर पर इकट्ठा होते हैं, एक मोर्चेबंदी की जाती है, उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट आना, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए तृप्ति, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो रमेश बैस है उन्होंने आज पत्र लिखकर जो है अपना एक जो दुख है वो बयां किया है। जिस तरीके से उन्होंने पूरी लगभग 1 पेज के पत्र में उन्होंने तमाम बातों को लिखा है। जब से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत की थी, उन्होंने ब्राह्मणपारा में पार्षद से फिर जो है लगभग 7 बार सांसद का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने भाजपा के लिए संघर्ष लड़े, छत्तीसगढ़ की स्थापना के लिए उन्होंने अटल बिहारी जी के साथ जो है साथ थे, तो उन्होंने तमाम जो अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर को लेकर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही कि रमेश बैस जो है भाजपा छोड़ कांग्रेस में प्रवेश कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अफवाह है पूरी तरीके से और मैं इसका खंडन करता हूँ। लेकिन इस पत्र के मायने अगर निकाले जाए तो स्पष्ट तौर पर जो है रमेश बैस जो है सीधे तो नहीं कह पा रहे हैं, मीडिया से सीधी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, फेस टू फेस 1-to-1 चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक जो है सबसे अच्छा माध्यम जो सोशल मीडिया को चुना और पत्र के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की किस तरीके से वो जो है पूरे राज्य के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर लोकसभा के लिए क्या क्या काम किए, क्या उनकी उपलब्धियां रही है। उसके अलावा उन्होंने इस पत्र के माध्यम से जो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनको एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो है जिस तरीके से 7 बार वो लोकसभा सांसद बने, किस तरीके से उन्होंने कार्य किए, भाजपा के लिए कार्यक्रम किए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्होंने काम किया, वो सारी चीज़ें बताने की उन्होंने लिंकअप करने की कोशिश की है। और सबसे खास बात कि जब जिस दिन से ये निर्णय हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के 10 सांसद हैं उनको टिकट नहीं दी जाएगी, इसके बाद से लगातार ये जो कुछ सांसद है उसमें सबसे जो नाराज सांसद थे उसमें रमेश बैस थे। और रमेश बैस ने ही जो है कुछ सांसदों की मीटिंग भी बुलाई थी रायपुर में, लेकिन उन सांसदों जो है मौके पे नहीं पहुंच पाए और दिल्ली के लिए उड़ गए। तो इससे पहले कि ये माना जा रहा था कि जो सांसद नाराज होंगे और खुलकर अपनी बातें मीडिया के सामने कहेंगे, लेकिन ये बात देखने को नहीं मिली। और जो है इसका दूसरा जो है जो रास्ता अपनाया रमेश बैस ने, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो अपनी बात कहनी थी वो पहुंचा दी। दो तरीके से कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो 7 बार के सांसद है, उन्होंने ये बात जो है भाजपा के नेताओं तक पहुंचाई। वही दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि वो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम करते रहेंगे और रायपुर लोकसभा में के लिए उन्होंने काम किया, ये मैसेज उन्होंने पहुंचाया है। ये बात कहा जा रहा था कि रायपुर लोकसभा जब सांसदों की टिकट काटी जाएगी तो सांसद नाराज होंगे, लेकिन सांसद जो है नाराज तो हुए हैं, लेकिन अभी ये नाराजगी केवल जो है अंदर ही अंदर है, ये कोई बाहर देखने को नहीं मिला है। लेकिन जैसे ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जब निपटे तो जो सांसदों की नाराजगी और सामने आए, तो अभी तो ये जिस तरीके से पत्र लिखा है तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो जिनकी टिकट काटी गई है उनकी नाराजगी और सामने देखने को मिले। लेकिन अभी जिस तरीके
से रमेश बैस ने ये पत्र लिखा है, तो मैंने पहले ही बताया कि 2 संदेश देने की कोशिश की है। और सबसे खास बात क्या, ये अभी जो रायपुर लोकसभा के लिए भाजपा ने जो है उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, हो सकता है कि इस पत्र के माध्यम से वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो भी उन्हें टिकट दी प्रत्याशी जाए हो सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी के लिए। तो रमेश बैस ने वरिष्ठ सांसद हैं, एक दिग्गज नेता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, जिन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। अब देखना है कि जब सूची आती है तो उनका नाम रहता है या नहीं रहता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में मेरी करारी हार का गम भाजपा के नेताओं को भुलाए नहीं भूल रहा है। इस हार के कारण और सच भाजपा नेताओं और पूर्व मंत्रियों के बयान में यदा कदा सामने आ ही जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ जब प्रदेश के पूर्व श्रम मंत्री भैयालाल राजवाड़े कोरबा जिले की कटघोरा विधानसभा में आयोजित एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। मंच पर माइक थामते ही उन्होंने विधानसभा में मिली हार का दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया। भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि मेरे विभाग से 200 करोड़ का साइकिल और सिलाई मशीन बांटा गया। अगर नहीं बांटकर किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते तो लगता कि हाँ सबको मिल गया। साइकिल जिसको मिलना चाहिए था उसको न मिलकर दूसरे को मिला। सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गया। राजवाड़े यही नहीं रुके, उन्होंने साइकिल और सिलाई मशीन वितरण में दलाली तक की बात कह डाली। साथ ही ये भी कहा कि मैं कोई सरकार का विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सलाह मैंने मुख्यमंत्री को भी दी थी। मैं बता रहा हूं 200 करोड़ का मेरे विभाग से साइकिल और सिलाई मशीन बटा, मत बांटते उसको, सारे किसानों को दे देते, किसानों का कर्जा माफ कर देते, बिजली बिल हाफ कर देते, तो लगता कि हाँ सबको मिल गया। अब वो साइकिल भी मिला तो किसको मिला चाहिए तो उसको ना मिल करके दूसरों मिला, सब में दलाली चला, सब खत्म कर दिए। वो भी सब काम जो है वो सब सुनामी में आ गया, इसलिए सब गड़बड़ा गया, है कि नहीं। मैं कोई सरकार का विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी दिया कि अगर हम लोग ऐसा करते। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अजीत जोगी, अमित जोगी, विधायक धर्मजीत सिंह, देवव्रत सिंह और रेणु जोगी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 3 राजनीतिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला, देश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकना। दूसरा, मायावती के नेतृत्व में बहुसंख्यक, गरीब और मेहनतकश लोगों की सरकार बनाना। और राज्य से ऐसे लोगों को निर्वाचित करना जो दिल्ली में दरबारी नहीं, बराबरी से प्रदेश की बात कर सकें। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक देवव्रत सिंह ने बताया कि अजीत जोगी और बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा के बाद ही जोगी कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। आज की बैठक में फैसला लिया गया है कि गठबंधन पहले की ही तरह बना रहेगा। गठबंधन तो यथावत है, बहुत मजबूत है, गठबंधन यथावत है, कहीं कोई बात ही नहीं है। हम लोगों को तो आश्चर्य होता है कि ये प्रश्न आता कहाँ से है। 11 सीटों पर तैयारी हमारी गठबंधन की तैयारी, मैंने कहा, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता दोनों एकजुट होकर लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में हुए लोकसभा चुनावों में जमानत जब्त होने में के भी दिलचस्प रिकॉर्ड रहे हैं। मजेदार बात यह है कि राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों के ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों तक की जमानत जब्त होते रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में औसतन 85% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक दिलचस्प आंकड़े देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव में 491 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें पंजीकृत क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल, गैर पंजीकृत दल के अलावा बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। 491 में से 422 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे। आंकड़ों के मुताबिक साल 2004 में संसदीय चुनाव में 102 उम्मीदवार प्रदेश भर में खड़े हुए, जिसमें से 79 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इसी प्रकार बीते 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में 178 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसमें से 154 उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। यही हाल 2014 के लोकसभा चुनाव में रहा। इस साल 211 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, इनमें से 189 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके। दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हर प्रत्याशी को जमानत के रूप में चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि जमा करानी होती है। जब प्रत्याशी निश्चित मत हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जब्त होने वाली जमानत राशि चुनाव आयोग की कमाई का एक जरिया भी है। चुनाव संपन्न होने के बाद आयोग जब्त की गई राशि को सरकार के खजाने में जमा करवा देता है।
ताज्जुब की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर जमानत जब्त होने के बाद भी चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशियों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। कुल वैध मतों का 1/6 जो भी प्रत्याशी प्राप्त नहीं करेंगे उनकी जमानत राशि जब्त करने का प्रावधान है और उसे हम चालान द्वारा शासन के खाते में जमा करते हैं। इसमें ध्यान ये दिया जाए कि नोटा वैध मतों में शामिल नहीं है। ये एक बड़ी विडंबना ही है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी तमाम लोग चुनाव रूपी लोकतांत्रिक पर्व को गंभीरता से नहीं लेते। बताया जाता है कि जितनी बड़ी संख्या में लोगों की जमानत जब्त होती है उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पब्लिक फिगर बनने के लिए चुनाव में खड़े होते हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। अंबिकापुर में आयकर विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। आयकर विभाग की अलग अलग टीमें 7 व्यावसायिक ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई कर रही है। हालांकि पूरी कार्रवाई को आयकर का सर्वे बताया जा रहा है। टीम ने बंद कमरे में दस्तावेजों को खंगाला। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने जिन 7 व्यावसायिक ठिकानों पर छापेमारी की है उसमें नवापारा स्थित चंचल हार्डवेयर, रायगढ़ रोड स्थित संजय रेडीमेड, कृष्णा ज्वेलर्स, श्रीराम ट्रेडर्स समेत 7 स्थान शामिल हैं। वित्तीय वर्ष की समाप्ति का दिन करीब आने के साथ आयकर विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। बता दें कि पिछले दिनों जगदलपुर की कई सराफा दुकानों और मुंगेली में कपड़ा व्यापारी सहित अन्य व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में दबिश दी गई थी। इसके अलावा कोरबा, दुर्ग समेत कई शहरों में दबिश दी थी। विभाग ने छापे में कई गड़बड़ियां उजागर की थी। फिलहाल विभाग के अफसर इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और मीडिया से बचते नजर आए। रायगढ़ में नियम विरुद्ध निर्माण और नियमों का पालन नहीं करने वाली कॉलोनियों की जांच का मामला पिछले 6 महीने से अधर में लटका हुआ है। जांच के लिए नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनी थी, लेकिन 6 महीने के बाद भी कमेटी ने अब तक जांच ही पूरी नहीं की है। ऐसे में जांच को लेकर कमेटी के ढुलमुल रवैये को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल रायगढ़ में ब्रोशर के अनुरूप कॉलोनियों का निर्माण नहीं करने, EWS के लिए जमीनें रिक्त नहीं छोड़ने के साथ साथ शासन की गाइडलाइन के अनुरूप सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इतना ही नहीं, नगर एवं ग्राम निवेश की नोटिस के बाद भी कॉलोनी ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी नहीं लगाया था। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की थी और 14 बिंदुओं पर कमेटी को जांच के लिए 60 दिन का समय दिया था। जांच कमेटी के अध्यक्ष और SDM का कहना है कि कॉलोनियों की संख्या काफी अधिक है, इसलिए विस्तृत जांच में समय लग रहा है। जगदलपुर के परपा में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी पड़ोसी युवक रजत बोस ने नाबालिग बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर पर बुलाया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची जब वापस घर लौटी तो परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस तरह से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है। को 7 वर्षीय बालिका के साथ आरोपी रजत बोस के द्वारा जो है बलात्संग का अपराध कारित किया गया है। आरोपी जो है अपराध कारित करने के बाद से जो है अपने निवास से फरार है, जिसकी पता तलाश अभी की जा रही है। गोबरा नवापारा की ऑर्टिल कम्युनिकेशन केबल कंपनी ने बिजली विभाग पारा गांव को 6 लाख रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई। कंपनी पर बिजली विभाग का ये बकाया केबल वायर को विद्युत पोल और बिजली लाइन पर लटकाए रखने के लिए विभाग की तरफ से वसूल की जाने वाली प्रति माह चार्ज की राशि है, जो कंपनी की तरफ से प्रति माह ना दिए जाने के कारण बढ़कर 6 लाख रुपए से ज्यादा हो गई थी। जिसके बाद बिजली विभाग ने कंपनी को इस संबंध में नोटिस जारी किया जा रहा था, लेकिन कंपनी अपनी सारा सामान दूसरी कंपनी को बेचकर फरार हो गई। कंपनी के फरार होने की सूचना मिलने पर बिजली विभाग ने केबल कंपनी के केबलों को काटकर अपने कब्जे में ले लिया है। उच्च कार्यालय के द्वारा 6 लाख रुपए का बकाया राशि पोल किराया के द्वारा उपयोग किए द्वारा इस कार्यालय को पत्र प्राप्त हुआ था। इस संबंध में मैंने ऑर्टिल कम्युनिकेशन को पत्राचार भी किया। गुपचुप तरीके से रातों रात उनके द्वारा बिना बताए अपना सारा तकनीकी सामान दूसरी कंपनी को बेच करके यहां से पलायन हो गया। कोंडागांव के माकड़ी में स्वास्थ्य विभाग का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहां होली के 2 दिन बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों ने इलाज के लिए भर्ती मरीजों के सामने ही होली के रंग गुलाल न केवल उड़ाए, बल्कि पूरे परिसर के अंदर तेज आवाज से गानों पर ठुमके भी लगाए। इससे परेशान होकर कुछ मरीजों के परिजनों ने ऐसी हरकतें न करने की विनती भी की, लेकिन होली के रंग में सराबोर किसी भी स्टाफ ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अस्पताल परिसर के अंदर इस हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसके बाद विभाग के सभी अधिकारियों ने चुप्पी साध ली।
छत्तीसगढ़ में इस साल अप्रैल से भीषण गर्मी पड़ने के आसार है। इसे देखते हुए राज्य शासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में औसत रूप से हुई वृद्धि के कारण इस साल भी अप्रैल महीने से तापमान के बढ़ने और भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में अप्रैल माह से ही भीषण गर्मी पड़ती है और लू चलने की स्थिति बन जाती है। ये स्थिति जून माह तक चलती है। गर्मी और लू की संभावना को ध्यान में रखते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर भीषण गर्मी के दौरान नागरिकों को लू से बचाने के संबंध में आवश्यक तैयारी करने के निर्देश जारी किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।